Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the pie chart in chapter data handling. What is pie chart and how we draw the pie chart and how we read the pie chart. These are the three topics that we are going to cover today. Pie chart is basically the pictorial representation of a numerical data. Numerical data we get in the form, or we can tabulate that data in the form of table, and that table may be discrete or the continuous. Pictorial representation of numerical data in which we draw a circle, and that circle is divided into sectors, and number of sectors in a circle is equal to number of components. सेक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ सेक्टर्स नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द डाटा. सपोज करो मुझे 4 कंट्रीज का डाटा जो है वो इवेल्युएट करना है पॉपुलेशन को लेकर के. तो सर्कल, अब कितने कंट्रीज हैं टोटल? 4 कंट्रीज हैं. तो क्लास कितनी हो गई? 4 हो गई. तो सेक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे. नाउ द सेक्टर एरिया, जो सेक्टर का एरिया होगा या सेक्टर का जो एंगल होगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द frequency of that particular class. Frequency of, you can say relative frequency of that class. अब अभी तक तो बात करी थी हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी की. अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव का मतलब होता है, जैसे मैंने फिजिक्स में भी बताया था, रिलेटिव का मतलब होता है जब हम किसी के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं. सो हियर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द पाई चार्ट is on the board. Now the question number 1 is the number of students in a hostel speaking different languages is given. Number of students जो हैं एक हॉस्टल में रहते हैं और वो अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं. उसकी टेबल जो है वो हमें दी हुई है. ड्रॉ द पाई चार्ट. पाई चार्ट को ड्रॉ करना है. सो पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, दैट इज सेंट्रल एंगल. ठीक है. अब हर एक सेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर परसेंटेज को. ठीक है. सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. अब सर्कल की फॉर्म में पाई चार्ट ड्रॉ होना है. ठीक है. तो पाई चार्ट का अगर मैं सर्कल का टोटल एंगल देखूं, यहां से लेकर के यहां तक इसको मैं देखूंगी तो ये एंगल कितना है? 360 डिग्री है. देयरफॉर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री. तो 360 डिग्री से हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है. नाउ लैंग्वेज, अब हमें टेबल के अंदर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं. वन इज लैंग्वेज एंड अनदर वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और लास्ट में हमें क्या दे रखा है? टोटल भी दे रखा है टेबल के अंदर कि देयर आर 72 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इसके लिए हर एक कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ क्या कैलकुलेट करूंगी? सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करूंगी. सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा? इस पर्टिकुलर का हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना आएगा? 40. कंपोनेंट की वैल्यू क्या है इसके? 40 डिवाइडेड बाय सम कितना है? 72 डिग्री. दिस मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या है कि 36 से ये गया मेरे पास 2 पर, तो यहाँ आ गया 10. तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री. वो किसके इक्वल है? 5 डिग्री के इक्वल. व्हेन 5 इज मल्टीप्लाई बाय 40 इट कम्स आउट टू बी 200 डिग्री. तो सेक्टर की जो वैल्यू, सेक्टर की जो डिग्री होगी, दैट कम्स आउट टू बी 200 डिग्री. सिमिलरली फॉर इंग्लिश वी हैव टू कैलकुलेट 12 divided by 72 multiply by 360 degree. This comes out to be 60 degree. ठीक है. सेंट्रल एंगल जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? डिग्री में आएगा. 9 divided by 72 multiply by 360 degree.
this comes out to be 45 degree. Similarly, 7 divided by 72 multiply by 360 degree, this comes out to be 35 degree. 4 divided by 72 multiply by 360 degree, this comes out to be 20 degree. ठीक है, क्वेश्चन में तो आपकी जब टेबल बनेगी तो आप टेबल के अंदर तीनों कॉलम्स फिर से बनाओगे. फर्स्ट कॉलम इज लैंग्वेजेस, सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द थर्ड कॉलम इज सेंट्रल एंगल. अब ये जो सेंट्रल एंगल आए हैं इसको मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है इस पाई चार्ट पर. देखो सेंटर है, ये सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर ये एंगल जो है, अगर स्ट्रेट लाइन इसको डायमीटर को ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बिकम, वो मेरा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा. बट मुझे पहला क्या चाहिए, 200 डिग्री चाहिए. तो 200 डिग्री क्या आएगा, समवट ऊपर आएगा. दिस एंगल इज 200 डिग्री एंड 200 डिग्री है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस इज हिंदी. नाउ अब बनाना है क्या, 60 डिग्री. 60 डिग्री के लिए यहां से इसको अब क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे. यू हैव टू ड्रॉ दिस. आप इसको ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं डी की हेल्प से, वहां से एक्यूरेट एंगल को मेजर करो और एक्यूरेट में एंगल को मेजर करने के बाद में आप उस लाइन को ज्वाइन करो. 1 इज रेडियस, ये हाफ जो लाइन है दैट इज रेडियस. ठीक है, उससे आप ड्रॉ कर सकते हो. नाउ 60 डिग्री, let this is 60 डिग्री. ठीक है, ये मेरा क्या है, 60 डिग्री से ज्यादा होगा. दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज मैं तो रफली यहां पर ड्रॉ कर रही हूं. ठीक है, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट एंगल इज 45 डिग्री. इसको बेस ले लो, ये दिस, और ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री का एंगल. 45 डिग्री एंगल कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द मराठी लैंग्वेज. ठीक है, देन उसके बाद कितना आता है, 35 डिग्री. तो 35 डिग्री को ड्रॉ करो. दिस एंगल इज 35 डिग्री एंड 35 डिग्री रिप्रेजेंट्स द तमिल. तो ये मेरे पास बन गया तमिल. नाउ 20 डिग्री रिप्रेजेंट्स द बंगाली. तो दिस इज 20 डिग्री एंड दिस लैंग्वेज इज, मैंने तो यहां पर क्या किया, एरो से मार्क कर करके अलग अलग लैंग्वेजेस लिख दी. बट आप डिफरेंट कलर शेड्स भी यूज कर सकते हो हर एक लैंग्वेज को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए. इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है. सेंट्रल एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से हमारे पास जो डिग्री आएंगी या परसेंटेज आएगी उसको हम किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस वे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कॉलेज इज गिवन बिलो. ठीक है, ड्रॉ द पाई चार्ट. लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि पाई चार्ट क्या होता है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सॉल्व करना और पाई चार्ट को ड्रॉ करना फिर से बता रही हूं. And this is the correct way and you have to draw this pie chart in these particular steps. First of all, we calculate the central angle. Central angle इसके लिए क्या होगा, 1000 है कंपोनेंट की वैल्यू, डिवाइडेड बाय सम कितना दे रखा है 3600, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री एंड दिस कम्स आउट टू बी 100 डिग्री. ठीक है, आर्ट्स के लिए सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री एंड दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्री.
Similarly, 650, this divided by 3600, multiply by 360 degree, this comes out to be 65 degree. Similarly, 450 divided by 3600, multiply by 360 degree, and the angle comes out to be 45 degree. This is 300 divided by 3600, multiply by 360, and the angle comes out to be 30 degree. ठीक है, ड्रॉ करना किस तरफ से शुरू करना है? ये सपोज कर लो एक वॉच है, वॉच में जहां पर 12 बजते हैं वो आपको क्या लेनी है? रेफरेंस लाइन लेनी है। वहां से अगर आप रेफरेंस लाइन लोगे, फिर उसके बाद इन वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ा एंगल आया है, सबसे पहले वो ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़ा एंगल क्या आया है? 120 डिग्री। 120 डिग्री आया है। यहां पर अगर 3 o'clock बजेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 4 o'clock बजेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? मेरे पास 120 डिग्री आएगा। सो this comes out to be 120 degree and it represents the arts branch. It represents the arts branch. 120 डिग्री जो है वो मेरा ड्रॉ हो गया। एंगल जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे एंड एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ होंगे। अब 120 डिग्री से छोटा कौन सा है? 100 डिग्री है। ठीक है, 100 डिग्री है तो 100 डिग्री को जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा? साइंस 4 है, 5, 6 एंड 7। 7 से भी आगे जाएगा, 7 तक जाएगा तो ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और 8 तक जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा 120 डिग्री। सो इसीलिए 7 से समवट ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली मेजरमेंट जो है वो आप किससे करेंगे? प्रोटेक्टर से करेंगे। This becomes 100 degree and it represents the science branch. Now, next angle that is less than 100 degree, that is 65 degree. 65 डिग्री किसके लिए है? कॉमर्स के लिए है। तो यहां से अगर मैं 65 डिग्री ड्रॉ करती हूं, दिस इज equal to 65 degree and it represents the commerce branch. Now 65 डिग्री से छोटा कौन सा है अब एंगल? 45 डिग्री है। 45 डिग्री अगर हम ड्रॉ करेंगे this is 45 degree and it represents the low branch. ठीक है, next is angle is lowest angle is 30 degree and it represents the education. So this angle is 30 degree and it represents the education branch. ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आपको ड्रॉ करते वक्त कहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे? जो वॉच में आपका 12 o'clock बजता है एग्जैक्टली उस पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। और एंगल जो है वो आप कैसे मेजर करोगे? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करोगे। सेकंड चीज क्या है? जो सबसे हाईएस्ट एंगल है आपके टेबल के अंदर, सबसे पहले वो ड्रॉ करना है, फिर उससे छोटा एंगल ड्रॉ करना है, देन उससे छोटा एंगल ड्रॉ करना है। इस वे में आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है एंड दिस इज द करेक्ट वे टू ड्रॉ द पाई चार्ट. नाउ बेस्ड ऑन दिस we are going to solve one more question and the next question is the following data shows the number of students opting different subjects in a college. ठीक है, कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स ने कौन कौन से स्ट्रीम्स जो है या डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो चूज किए हैं, वो ये डाटा दिखा रहा है. सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं. But in this particular case, the total number of students is not given. So in the last, you have to write the total.
टोटल जो है वो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज 25, 25 प्लस 30 इज 55, 75, 75 प्लस 60 is 135, 135 plus 45 it becomes 180. So the total number of students comes out to be 80. सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही आपको करना है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सेंट्रल एंगल। सो एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल एंगल को। इंग्लिश के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 45 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली 60 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 360, so the angle comes out to be 120 degree. For physics, 20 divided by 180 multiply by 360, so the angle comes out to be 40 degree. For chemistry, 30 divided by 180 multiply by 360 and angle comes out to be 60 degree. For economics, 10 divided, this is 10 divided by 180 multiply by 360 and it comes out to be 20 degree. And for commerce, angle comes out to be 15 divided by 180 multiply by 360, so the angle comes is 30 degree. ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे इस तरीके का। सर्कल का अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सर्कल का रेडियस क्या हो। जितना आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि इसके अंदर विजिबिलिटी जो है वो सेक्टर्स की क्लियर होगी, उतने रेडियस का आप सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट यहां ले लिया, दिस इज द रेफरेंस सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, एंड जो रेफरेंस पॉइंट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 12 o'clock वाला आएगा। सो दिस, अब देखोगे तो हाईएस्ट एंगल कितना है इसके अंदर, 120 डिग्री। 120 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू मैथ्स। सो 120 डिग्री मैं ड्रॉ करती हूं, दिस कम्स आउट टू बी एंगल 120 डिग्री एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मैथ्स सब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट 120 डिग्री से जो छोटा है, छोटे तो सारे ही हैं पर जस्ट 120 से छोटा कौन सा है, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका है, इंग्लिश का। तो अब मैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स द इंग्लिश। अब देखेंगे 90 डिग्री से छोटा कौन सा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए है, केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए ड्रॉ करते हैं, दिस बिकम्स 60 डिग्री। ये 60 डिग्री किसका है, केमिस्ट्री का। सो दिस इज केमिस्ट्री। अब 60 डिग्री से छोटा कौन सा है, 40 डिग्री, वो किसका है, फिजिक्स का। सो हियर 10 पे आएगा हमारे पास कितना, 30 डिग्री। सो दिस इज और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये एग्जैक्टली 10 पे बना है। दिस रिप्रेजेंट्स द 40 डिग्री एंगल। 40 डिग्री एंगल किसका है, फिजिक्स का। सो इट रिप्रेजेंट्स द फिजिक्स। अब 40 डिग्री से छोटा कौन सा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मेरा कॉमर्स ब्रांच को। सो दिस इज कॉमर्स ब्रांच। नाउ 30 डिग्री से छोटा कौन सा है, 20 डिग्री। 20 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक्स को। सो दिस इज 20 डिग्री एंड इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक्स ब्रांच। In this way, you can draw the pie chart or construct the pie chart for the given data. Now, this is the process of when the data is given and you have to draw the pie chart.
Now the next type of the problem in which pie chart is given and you have to calculate the data. Now the next topic is reading of a pie chart. Pie chart को हम रीड कैसे करते हैं? देखो अभी जब हमने पाई चार्ट को ड्रॉ किया था तो उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करना, that is equal to value of the component divided by sum of the component values multiplied by 360 degree. Now जब पाई चार्ट को रीड करना है तो आपको क्या दिया होगा, सेंट्रल एंगल जो है वो प्रोवाइडेड होगा और टोटल सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज जो हैं वो आपको प्रोवाइडेड होंगी. देन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, एंड दैट कम्स आउट टू बी विद दिस फॉर्मूला इज सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय, सेंट्रल एंगल जो है वो कहां से आएगा, जो आपके पास पाई चार्ट दिया होगा उसके अंदर सेंट्रल एंगल जो होगा वो प्रोवाइडेड होगा तो वहां से आएगा. एंड सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज ये आपको प्रोवाइडेड होंगी क्वेश्चन के अंदर, ये वहां से आएंगी. एंड दिस वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, देन यू गॉट द value of the component in this way. Another thing that you have to find in case of reading of a pie chart, that is the percent value of a component. Percent value of a component you have to find out, and for this the formula is central angle of the component, central angle of component. परसेंट निकालना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और एंगल जो है वो टोटल कितना है, 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा. इन दो फॉर्मूलाज का यूज करते हैं पाई चार्ट को रीड करने के लिए. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. The first question is, the pie chart represents the expenditure on different items in constructing a house. एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में जो डिफरेंट आइटम्स लगती हैं उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट. फाइंड द परसेंटेज एक्सपेंडिचर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है कि किसमें कितना परसेंट लगा बाय रीडिंग द पाई चार्ट. इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 5,40,000, so total is given as 5,40,000. ठीक है, ये गिवन है. फाइंड, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टील एंड सीमेंट सेपरेटली. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपल एक्सपेंडिचर, नॉट द परसेंटेज इन द फर्स्ट पार्ट. In the second part, difference of expenditure incurred on timber and bricks. In this also you have to find out the simple expenditure, not the percentage part. But the first part that is given in the question, in that you have to find out the percentage. आपको क्या find out करनी है, percentage find out करनी है. So हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे item, टेबल बनानी पड़ेगी अब हमें. So सबसे पहले आएगा item, देन उसके बाद आएगा सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल कहां से आएगा, जो हमें पाई चार्ट के अंदर दे रखा है वहां से आएगा. थर्ड पार्ट आएगा एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ये किसमें है, इन रुपीज, क्योंकि टोटल जो है वो हमें किसमें दे रखा है, रुपीज में दे रखा है. एंड द लास्ट वन इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर, कि कितना परसेंटेज जो है वो एक्सपेंडिचर हुआ है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं जिस ऑर्डर में हमें एंगल्स दिए हुए. So first one is the labor, angle given is 100 degree. Second one is timber and angle given is 90 degree. Third one is cement and the angle for the cement given is 75 degree. And the fourth one is the bricks and angle given is 50 degree. And steel, last one is steel, and for steel angle given is 45 degree. First we have to find the expenditure. Expenditure find out करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाय द सम. सम कितना है, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी, this is equal to 1,50,000. ठीक है, ये आएगा मेरे पास 1,50,000 सॉल्व करने से. नाउ फॉर टिम्बर
90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 540 divided by 360 degree, and this comes out to be 1,35,000. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 divided by 360 degree, and this comes out to be 1,12,000. Similarly for the bricks, 50 degree multiply by 5,40,000 divided by 360 degree, this comes out to be 75,000. And for the last, that is steel part, 45 degree multiply by 5,40,000 divided by 360 degree, and the answer comes out to be here 67,500 rupees. ठीक है, इस तरीके से हमने सबका एक्सपेंडिचर जो है वो फाइंड आउट कर लिया इन रुपीज में. अब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. परसेंटेज के लिए क्या करना है, उस कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. दिस कम्स आउट टू बी, जीरो से यहां पर जीरो कैंसिल करो एंड देन 36 को और डिवाइड करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 1000 डिवाइडेड बाय 36. 1000 को जब आप 36 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 पर 250 डिग्री, 250 एंड दिस इज 9. So the percentage comes out to be 250 divided by 9%. ठीक है, next is angle given is 90 degree multiply by 100 divided by 36, 360 degree. ठीक है, तो this goes on, this comes out to be 25%. ठीक है, इस तरीके से क्या आएगा आपका 25% आंसर आएगा. नेक्स्ट वन इज for the cement, angle given is 75 multiply by 100 divided by 360 degree, this comes out to be 125 divided by 6%. Now for bricks, 50 degree divided multiply by 100 divided by 360, and this comes out to be 125 divided by 9%. For the steel, 45 degree multiply by 100 multiply by 360, this comes out to be 25 by 2%. In this way we can find out the percentage. So the first part, that is asked, find the percentage expenditure. परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो है आपको फाइंड आउट करना है, वो तो हमने सबका यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टील एंड सीमेंट सेपरेटली. सीमेंट पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज ₹1,12,000. ठीक है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद स्टील पर कितना हुआ है, दैट इज 67,500. सो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टिम्बर एंड ब्रिक्स. टिम्बर और ब्रिक्स के एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस है. सो टिम्बर का एक्सपेंडिचर है 1,35,000 और ब्रिक्स का एक्सपेंडिचर है 75,000. सो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी ₹60,000. सो यहां पर अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो इसका आंसर क्या आता है, 1,35,000 माइनस 75,000. So the answer of the second part, that comes out to be ₹60,000. This is, in this way you can solve the whole question. Now based on this, one more question is there. The pie chart shows the marks scored by Amit in different subjects. If he scored 80 marks in maths, अगर मैथ्स में अमित के 80 मार्क्स आए हैं तो हमें फॉलोइंग चीजें फाइंड आउट करनी है. टोटल मार्क्स
scored in all subjects and marks scored in chemistry. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ एंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं एंगल देखो यहाँ टोटल नहीं दिया हुआ, तो टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। दो ही चीजें हमें बतानी है, एक तो टोटल मार्क्स स्कोर बताने हैं, एक मार्क्स स्कोर इन केमिस्ट्री बताना। अब मैथ्स में जो उसने मार्क्स स्कोर किए हैं, मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो 80 आ गया। हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, दिस इज सेंट्रल एंगल दैट इज 100 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द टोटल स्कोर, या यू कह सकते हो टोटल मार्क्स स्कोर्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या आता था, सम ही आता था, और सम किसका आता था, जो आइटम्स होती थी। अब इसमें मार्क्स दे दिए तो इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट, जो ऑथर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर जो आएगा दैट इज टोटल मार्क्स, वो क्या आएंगे, टोटल मार्क्स आएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सो टोटल मार्क्स स्कोर्ड is equal to 80 multiplied by 360 divided by 100. So this comes out to be 288. यही आएगा 288। उसके क्या आ गए, टोटल मार्क्स आ गए जो उसने स्कोर किए हैं सारे सब्जेक्ट में। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। अब आती है मार्क्स स्कोर्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। So marks scored in chemistry, marks scored in chemistry is calculated as 85 डिग्री, आपको पाई चार्ट में केमिस्ट्री के उसकी वैल्यू दे रखी है, सेंट्रल एंगल, मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स दैट इज 288 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, 360 को इसको 2 से कट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 180, ये जाएगा मेरा 144। फिर से 2 से कट किया, दिस इज 92 एंड हियर इट इज 72। फिर से 2 से कट किया, इट इज 45 एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 36। ठीक है, अब 5 से इसको कट करेंगे तो 9 5 45, इसको कट करेंगे तो आएगा 17। 9 की टेबल में अगर मैं इसको 36 को देखूं तो इट गोज ऑन 4, तो 17 4s are 68. So marks scored in chemistry is equal to 68. In this way, you can solve the question based on reading of a pie chart. So the pie chart topic is over. Try to solve more and more questions from your book. Still, if you are facing any problem, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.